कहा जाता है, माना जाता है कि आपके अल्फाज की अदायगी, तलफ़्फ़ुज़, अंदाज़े बयां, स्ट्रेस एंड पॉज बहुत मैटर करता है। इज दिस राइट? अल्फाज का चुनाव, आपकी पेस, लोगों का समझ आना, अल्फाज की क्लैरिटी और प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यू जस्ट हैव टू डू इट। और आपको क्या लगता है कि आजकल जो न्यूज़ कास्टर हैं उनमें क्या चीज़ बेहतर होनी चाहिए? यहाँ पर वो लोग भी हैं जो कि सिर्फ इसको इमेजिन करते हैं कि बहुत अच्छी जगह है, वो जस्ट वांट टू गो देयर और उसको सर्व करना है, लेकिन वो शायद उस तरह से डिलीवर भी नहीं कर पा रहे। वो लोग बेसिकली तलफ़्फ़ुज़ के ऊपर ध्यान देते हैं कि क्या प्रेजेंटेबल है या नहीं है, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, मैच्योर बॉडी लैंग्वेज है या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वीवर, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हमजा ज़ेब। हमारे आज के प्रोग्राम के गेस्ट न्यूज़ एंकर हैं, रेडियो ब्रॉडकास्टर हैं, होस्ट करते हैं डिफरेंट शोज़ और पब्लिक पल्स को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। रिसेंटली एशिया कप को होस्ट कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ राजा हमज़ा की, हमारे साथ मौजूद हैं। बिना वक्त को ज़ाया किए इनसे बात करते हैं। हमज़ा भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। खैरियत से हैं आप? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे? अल्लाह का शुक्र। हमज़ा भाई मैं सबसे पहले जानना ये चाह रहा हूँ, बल्कि ऑडियंस भी ये जानना चाह रही होगी कि अपने अपने करियर का आगाज़ किस तरह किया। अब पहले आप मीडिया में थे, उसके बाद होस्टिंग शुरू की, या पहले ही आप का ताल्लुक होस्टिंग से था? नहीं, डेफिनेटली ये एक पूरा एक सीरीज़ चलती आई है और इसमें हुआ कुछ इस तरह से था कि मैंने स्टार्ट किया था, एक इंस्पिरेशन थी मेरे लिए रेडियो। सो फिर मैंने उसको नॉक करना शुरू किया था। तो आफ्टर डूइंग दैट मैं फिर दोबारा आया था मीडिया इंडस्ट्री में। और ख़ास बात ये थी कि जिस वक्त मैंने मीडिया चैनल्स को ज्वाइन करने का सोचा था, तब मेरे लिए सबसे बड़ा मसला ये था कि मेरी उम्र छोटी थी काफ़ी, और मैं पढ़ रहा था उस वक्त ना। सो एक इसका सवाल का एक जवाब भी मैं आपको दूंगा। यकीनन एक मिथ होती है अमूमन के जो स्टूडेंट्स हैं वो ज्वाइन नहीं कर सकते मीडिया इंडस्ट्री को। तो हुआ कुछ इस तरह से था कि मैं आई वॉज टू यंग, अबाउट आई गेस 17 ईयर्स ओल्ड, कि जिस वक्त मैंने मैंने फिर जो है ना सिटी 42 सिटी न्यूज़ नेटवर्क था, उधर नॉक किया था। तो वहाँ पर खैर एक साल तो जवाब नहीं आया था, बिकॉज आई वॉज टू यंग। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बुलाया कि लेट्स सी के मतलब क्या स्पार्क है, क्या एनर्जीज हैं कि तुम ये कर सकते हो या नहीं कर सकते। उसके बाद मैंने उसको जब ज्वाइन किया तो फिर आफ्टर एक बड़ा अच्छा खासा लंबा प्रोसेस था। उसके बाद फिर जो है मैं बतौर न्यूज़ कास्टर वहाँ पर UK 44 के जो चंद पायनियर्स जो एंकर्स थे उनमें से मैं था, जिन्होंने फर्स्ट उनकी जो बुलेटिन्स थे वो किए थे। उसके बाद फिर ये सिलसिला चलता चला गया और फिर मैंने FM 103 के साथ काम किया। मेरा एक लंच ब्रेक प्रोग्राम था, बड़ा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह वो भी रहा। देन उसके बाद फिर ये था कि मैंने मीडिया इंडस्ट्री को फॉर सम टाइम क्विट कर दिया बिकॉज ऑफ सम रीजंस के वहाँ पर एक तो मैंने कुछ चीज़ों को फोरसाइट कर लिया था कि यहाँ पर कुछ हालात थोड़े से ख़राब चल रहे हैं, और उसके अलावा कुछ और भी वजूहात थी जिसकी वजह से मैंने उसको क्विट कर दिया ऑन द स्पॉट। लेकिन लेटर ऑन फिर ये हुआ कि मैंने जिस वक्त उसको क्विट किया तो फिर मुझे एक चैनल की री-लॉन्चिंग थी, दैट वाज KN न्यूज़, उनकी री-लॉन्चिंग कोहिनूर की बात। जी एग्जैक्टली, कोहिनूर की बात कर रहे हैं। तो उसकी री-लॉन्चिंग थी। उस वक्त मुझे फिर उन्होंने स्पोर्ट्स शोज़ के लिए, न्यूज़ के लिए, उन्होंने 3-4 चीज़ों के लिए किया। लेकिन एट द एंड मैं ये समझ रहा था कि मैं शायद एंकरिंग के लिए उस तरीके से फिट इन नहीं कर रहा हूँ। आई जस्ट वॉन्ट समथिंग एल्स, देन आई जस्ट क्विट इट। मैंने ये एहसास होना अच्छा होता है? ये एहसास होना बिल्कुल अच्छा होता है। अगर आप एक जगह पर फिट नहीं बैठ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि वो आपके असाब पर चीज़ें तारी हो रही हैं, आप उसमें उसके लिए नहीं बने हुए हैं, तो यू जस्ट हैव टू क्विट इट। अब ना बने होने का मुझे पता किस तरह से चला कि मैं उसको एंजॉय नहीं कर पा रहा था। एक तो ये है कि मैं बेसिकली अब तो आके एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री से जुड़ चुका हूँ, शायद ये मेरी राइट प्लेस थी जिसके लिए मैं ढूंढ रहा था। फिर अल्लाह ताला रास्ते बनाता है आपके लिए, और फिर आपको पता चलता है कई राहें जो है वो इस्तवार होती हैं आपके लिए, और फिर लेटर ऑन जो है आप चले जाते हैं। लेकिन न्यूज़ एंकरिंग ने बहुत कुछ सिखाया, टू बी ऑनेस्ट, बहुत कुछ सिखाया। मैंने सिटी न्यूज़ नेटवर्क से बहुत कुछ सीखा। उसके बाद अल्फाज का चुनाव, तलफ़्फ़ुज़, अदायगी, ये तमाम। मेरा यहाँ पर अगला सवाल भी ये था कि अच्छा रेडियो ब्रॉडकास्टर बनने के लिए या अच्छा न्यूज़ एंकर बनने के लिए कहा जाता है, माना जाता है कि आपके अल्फाज की अदायगी, तलफ़्फ़ुज़, अंदाज़े बयां, स्ट्रेस एंड पॉज बहुत मैटर करता है। इज दिस राइट? ये ज़्यादा असर रखता है? बिल्कुल बिल्कुल करता है। अगर देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ कोई डिस्कस नहीं करता हमारी इंडस्ट्री में, रिदम। इफ़ यू आर गोइंग फॉर द रेडियो, एक रिदम जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिदम क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लोग मुझे सुनना चाह रहे हैं और वो सुनते ही चले जा रहे हैं, दे डोंट वांट मी टू स्टॉप। मुझे कई मैसेजेस ऐसे आते थे कि भाई शो को ना रोकें,
हम सुनना चाहते हैं मजीद। क्यों? ठीक है। क्योंकि वहाँ पर एक रिदम है, एक बीट है जिस पे हम बात कर रहे हैं, उतार चढ़ाव है, आपके अल्फाज का चुनाव है, आपके आवाज के साथ खेलना। दिस इज व्हाट वी कॉल, क्योंकि वहां पर आपका फेस नहीं जा रहा लोगों को, फेस नहीं जा रहा, लोग सिर्फ आपकी एक शक्ल को इमेजिन कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि आप कितना अपनी आवाज का जादू जगा रहे हैं, तो वो उसको देख के फिर लोग जाए। तो इसलिए अल्फाज का चुनाव, आपकी पेस, लोगों का समझ आना, अल्फाज की क्लैरिटी और प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यू जस्ट हैव टू डू इट। बिल्कुल ठीक है। कहते हैं कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। Exactly. खबरों में सबसे ज़्यादा गौरतलब बात ये होती है कि आपने स्क्रीन पर क्या नहीं कहना। जब आप न्यूज़ एंकर थे तो आपने क्या चीज़ों को फेस किया और आपको क्या लगता है कि आजकल जो न्यूज़ कास्टर हैं उनमें क्या चीज़ बेहतर होनी चाहिए? देखिए, मैं आजकल के न्यूज़ कास्टर्स के बारे में यही कहूँगा कि लोग शायद इसके साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं, इस प्रोफेशन के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं, इंसाफ नहीं हो रहा है। क्योंकि एक तो इतनी सैचुरेशन हो चुकी हुई है, और मैं ये बड़ा वाज़ेह तौर पे मैंने बड़ा देखा है मैंने कि उसमें सैचुरेशन की वजह से बहुत से मसाइल पैदा हो रहे हैं। एक तो जो सही डिजर्विंग लोग हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं, नंबर 1। सेकंड, उसमें ये चीज़ है कि यहाँ पर वो लोग भी हैं जो कि सिर्फ इसको इमेजिन करते हैं कि बहुत अच्छी जगह है, वो जस्ट वांट टू गो देयर और उसको सर्व करना है, लेकिन वो शायद उस तरह से डिलीवर भी नहीं कर पा रहे। लोग ये भी समझते हैं ना कि गर्म चाय का कप होता है, ठंडा कमरा होता है, हॉट सीट आपके पास होती है, वहाँ पर बैठे होते हैं। ये बातें दुरुस्त हैं? चाय के गर्म कप मिलते हैं वहाँ? मुझे तो नहीं मिला अभी तक। हाँ, किचन में जाके आपको मिल जाए, लेकिन इस तरह नहीं होता, और अमूमन कप खाली होते हैं। लेकिन द थिंग इज कि लोग जो हैं वो इस तरफ आना चाहते हैं, लेकिन दे डोंट नो कि ये दूर के ढोल सुहाने वाली बात है, यहाँ पर क्या चल रहा है। बट आई विश के हालात बेहतर हों। मैंने शायद इसी वजह से काफ़ी सारी चीज़ों को देखा था, लेकिन थिंग इसकी रूटीन सेम है आपकी। यू जस्ट हैव टू कम, आपको स्टूडियो में आना है, वही 4 दीवारी कमरा है, वही स्क्रिप्टेड खबरें हैं, वही पढ़नी और चले जाना है। आपको फीड हो रहा है, आपके कान में बताया जा रहा है, वही सवाल आते ना होता है। अच्छा, मुझे बताइएगा, एक मीडिया हाउस एंकर की हायरिंग करना चाह रहा है, किन बुनियादों पर वो हायरिंग करता है, क्या चीज़ें देखता है, कौन सी चीज़ें मैंडेटरी पार्ट है? देखिए, आई पर्सनली फील कि अगर आप न्यूज़ एंकर की बात कर रहे हैं तो उसमें वो लोग बेसिकली तलफ़्फ़ुज़ के ऊपर ध्यान देते हैं कि क्या प्रेजेंटेबल है या नहीं है, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, मैच्योर बॉडी लैंग्वेज है या नहीं है। इसके अलावा व्हाट आई फील कि अभी का जो सूरत हाल है वो ये चल रही है कि लड़कों के लिए कुछ मौके ज़रा कम होते हैं कंपैरेटिवली, ख़वातीन के लिए कुछ मौके ज़्यादा होते हैं। और आपके जो एक चीज़ हमारे बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस वक्त ये चीज़ बड़ी फोकस की जाती थी कि आपका करंट अफेयर कैसा है, आप किस कदर पढ़कर आए हैं, या आपको क्या हेडलाइंस के बारे में पता है, शाह सुर्खियों का पता है, अखबार पढ़ के आए हैं नहीं। तो अब शायद वो चीज़ें काफ़ी कम हैं। देखिए, जो नए लोग आ भी रहे हैं वो सिर्फ यही सोचते हैं कि वी जस्ट हैव टू बी लाइक एक प्रेजेंटेबल हो जाओ एंड दैट्स इट। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अब लोग डिजिटल मीडिया की तरफ जा रहे हैं, अपने यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, व्हाट यू थिंक, आपको लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आज के दौर में जो डिजिटल मीडिया की तरफ चला जाएगा वो सर्वाइव कर लेगा आने वाले दिनों में? अभी दौर तो डिजिटल मीडिया का ही है, ये तो बात बिल्कुल साफ है, क्लियर है, क्योंकि जितनी व्यूवरशिप आपको डिजिटल मीडिया से मिलती है, आप स्पेसिफिकली जाने जाते हैं, आपके पास आज़ादी है कुछ बोलने की, और उस लिहाज से आई पर्सनली फील कि लोगों का रुझान भी इस तरह बढ़ता जा रहा है, और यकीनन जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो एट द एंड सक्सीड करेंगे। और वो अभी जो एरा है, हर एक दौर होता ना, एक टाइम था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टीवी चैनल का बड़ा था, एक रिपोर्टर अगर माइक पकड़ के पब्लिक में जा रहा है तो एक रश लग जाता है लोगों का। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो अब आकर देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं देखने को मिलता है, बहुत कम लोग आपके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। तो अब द थिंग इज कि लोग इसको एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेते हैं, और अब जिस तरह से इसका एक ड्रॉबैक भी मैं जिक्र करना चाहूँगा कि जिस तरह से लोग अभी सोशल मीडिया के ऊपर आ चुके हैं, उन्होंने शायद मीडिया की जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टीवी चैनल्स हैं, उनकी साख को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। दे डोंट नो, लोगों को नहीं पता कि अगर यहाँ पर ABC न्यूज़ है सपोज दैट, तो वो नहीं जानते हैं कि क्या ये एक्चुअल चैनल है या एक सोशल मीडिया चैनल है। ठीक है। तो इससे असल जो पढ़े लिखे एंकर्स हैं या जिन्होंने मेहनत की है उनके लिए बहुत नुकसानदेह चीज़ है ये। ठीक है। आजकल का दौर, जिस तरह हमने डिजिटल मीडिया की बात की, स्किल्स का दौर है जी। और अगर किसी की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो महीने का लाखों रुपया कमा लेता है। आपने मीडिया के बाद अब होस्टिंग की तरफ रुख किया है, एशिया कप को रिसेंटली आपने होस्ट किया, PSL को होस्ट करते रहे और 600 से ज़ायद प्रोग्राम आप कर चुके हैं, मुख्तलिफ इदारों के साथ आप मुंसलिक हैं। आपको क्या लगता है, क्या होस्ट के लिए कम्युनिकेशन स्किल का अच्छा होना ज़रूरी है या नॉलेज होना? देखिए, होस्टिंग की फील्ड और होस्टिंग, और ख़ासकर वो होस्टिंग जो कि आप लोग बाहर आउटडोर करते हैं एक बड़े जमे गफ़ीर के साथ करते हैं, वो बहुत डिफरेंट है आपकी एक स्टूडियो की होस्टिंग से, ठीक है, या रेडियो की होस्टिंग से।
इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये होती है कि एक तो आपके ऊपर आपकी अपने सेल्फ पर एक ग्रिप होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वो क्राउड किस तरफ जा रहा है। ठीक है, अगर आप कॉन्सर्ट होस्ट कर रहे हैं, कॉर्पोरेट इवेंट होस्ट कर रहे हैं, तो आपको हर इवेंट की एक वाइब का पता होना चाहिए। अब जिस तरह मैं स्टेडियम की बात कर लूं, तो आप सुनकर हैरान होंगे कि हर इंक्लोयर की एक अलग वाइब है। एग्जैक्टली क्योंकि स्टेडियम में तो लोगों की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद होती है और आपने उनको हैंडल करना है। एग्जैक्टली ये तो उसमें ये होता है कि सपोज दैट अगर फैमिली इंक्लोयर है तो उसकी अलग वाइब है, आपको उधर एक मुहज्जब तरीके से रहना है। ठीक है। अगर आपके सामने बॉयज का कोई इंक्लोयर है तो उसकी अलग वाइब है। फिर अभी मुझे सबसे बड़ा चैलेंज आया वो ये था कि एशिया कप में तो काफ़ी सारे डिफरेंट कंट्रीज थी, क्योंकि समटाइम पाकिस्तान में मैंने आगाज़ किया था बेसिकली पाकिस्तान वर्सेज वेस्ट इंडीज से, फिर आयरलैंड की, फिर न्यूजीलैंड सीरीज की, फिर PGL की, फिर PSL 8 किया और अब फिर मैं एशिया कप कर रहा हूँ। तो उसमें मैंने ये चीज़ बड़ी खास देखी कि हर बार क्राउड डिफरेंट है। आपको हर बार उनकी मेंटालिटीज के साथ साइकोलॉजीज उनको जज करना पड़ता है, फिर आपको खेलना पड़ता है कि इस क्राउड को कब उठाना है, इस क्राउड से कब बात करनी है, कैसे कम्युनिकेट करना है, कहीं आपको दोबारा से कोई रिएक्शन ना आ जाए। कॉन्सर्ट्स पे बड़ा ऐसा होता है कि कॉन्सर्ट्स के ऊपर लोग सामने होते हैं, बहुत सी चीजें फेस करनी पड़ती और आप लोगों को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। अगर आपने पहले 2 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट होते हैं, अवाम पर काबू पा लिया तो आप बेहतरीन है। अगर आपने ना पाया तो वो आपको रोल के रख देंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम सभी मैं जानना ये चाहता हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो डिसाइड करते हैं कि वो होस्टिंग की तरफ आना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाह रहे हैं। मुझे बताइएगा ये एक इंडस्ट्री है प्रॉपर, या होस्ट को 1-2 इवेंट्स मिलते हैं और उसके बाद वो बेरोजगार हो जाता है? देखिए बात इस तरह ही है काफ़ी हद तक, एक हवाई रोजी है, मैं किसी उसमें नहीं डालना चाहूँगा आप लोगों को। लेकिन अगर आप एक अच्छे अपना नाम बना लेते हैं तो फिर आपके लिए बहुत आसानियां बन जाती हैं। ठीक है। स्टार्ट पर अगर आप जॉब कर रहे हैं और आप होस्टिंग करना चाहते हैं तो फिर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपका स्पेयर टाइम है, आप स्टूडेंट हैं, इफ यू वांट टू आप इसको करना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग कि आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस के बगैर ना आइएगा, क्योंकि आपको एक इवेंट मिलेगा, उसके बाद अगर आपका इंप्रेशन बैठ जाता है तो यू जस्ट हैव टू लीव इट। बिल्कुल ठीक, क्योंकि आप लोगों को वहां से निकाल दिया जाएगा या आप इंडस्ट्री में गायब हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब तक की आप अपनी कामयाबी का क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? सर ये एक्चुअली द थिंग इज कि एक तो अल्लाह ताला से कनेक्शन है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, और एक मेहनत बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और मैं अपने माँ बाप की दुआओं को टू बी ऑनेस्ट इसमें समझता हूँ कि उसकी वजह से, और मेहनत तो मैं हमेशा से ही बोलता हूँ कि मेहनत नहीं कर रहे हैं तो कुछ हासिल नहीं होने वाला आप। अच्छा, साथ ही साथ ये तो मुझे आपने बताया, मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि 6 साल से ज़ायद का आपको अरसा हो चुका है होस्टिंग की फील्ड में, होस्टिंग से आप मुंसलिक हैं, किन किन इदारों के साथ आपने काम किया है, वो अगर बताना चाहें आप। देखिए रेडियो और मीडिया के बाद मैंने बेसिकली स्टार्ट किया था एक बहुत ही छोटे से प्लेटफॉर्म से, ठीक है, और क्योंकि मैंने मीडिया क्विट कर दिया, मुझे और कुछ आता भी नहीं था, सो एट दैट टाइम आई जस्ट हैव टू वर्क विद सम कंपनी, तो उसमें एक एक्टिविटी थी, वहाँ से हमने शुरू किया। दैन फिर मैंने एक और पैकेजेस ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, उनके साथ ही मेरा मुंसलिक हो गया मैं उनके साथ। फिर करते करते पाकिस्तान के बड़े इदारे, कैलटेक्स पाकिस्तान और इस तरह की बहुत सी और कंपनीज हैं, उनके साथ मैंने काम किया। फिर वहाँ से एक नई ब्रांच थी जो कि थी रियल इस्टेट की, ठीक है, मैं उस तरफ भी आया, और पाकिस्तान के तमाम बड़े जो रियल इस्टेट ग्रुप्स हैं उन लोगों के साथ मैंने काम किया। फिर मैंने डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू की उन लोगों को। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि हमजा मैंने ये सारा कुछ करने के बाद फिर मैं ढूंढ रहा था कि और क्या मुमकिन हो सकता है। उसमें फिर मुझे गवर्नमेंट ने रीच किया, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के साथ मैंने काम किया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ काम किया, पाकिस्तान ये जो हमारे पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटीज हैं उनके साथ काम किया। फिर उसके बाद मैंने पाकिस्तान आर्मी के साथ काम किया, और हाँ जी भी हाल ही में हाउसिंग डायरेक्टरेट के साथ उनके बहुत सारे इवेंट्स जो है वो भी इंशाल्लाह आने वाले भी हैं, और बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं। और उसके बाद फिर मैं लेटर ऑन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एसोसिएट हुआ, और फिर मैंने एशिया कप, एशियन क्रिकेट काउंसिल के तवस्सुत से जो था मैंने उसको भी काम किया। और अभी इंशाल्लाह इन फ्यूचर अभी बहुत कुछ और भी है जो कि आने वाला है। हमारे बहुत से फॉलोवर जो हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस पे कि उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया है। इंशाल्लाह अभी हम पाकिस्तान के अलावा कुछ बाहर की मार्केट को भी टच करने वाले हैं, वो भी देखने को मिलेगा। ठीक है, हमारी तरफ से बहुत सी नेक तमन्नाएं आपको, आपके लिए कि अल्लाह आपको इस तरह कामयाबी अता फरमाता रहे। गुफ्तगू आपने सुनी है, यकीनन बहुत कुछ नया जानने को, सीखने को मिला होगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान हमजा ज़ैब को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।